यह देखकर कि उसके आविष्कारों में इतनी चौंकाने वाली शक्ति थी, अर्जुन अतुलनीय रूप से प्रसन्न था। यह व्यक्तिगत रूप से दुश्मनों को मारने से भी बेहतर महसूस हुआ। ड्रैगनब्लड लीजन के लिए कोई खतरा पैदा करने वाले केवल आधे कदम के समुद्री विस्तार विशेषज्ञ थे, लेकिन अर्जुन ने उन पर हमला करने से पहले ही उन्हें इंगित करना शुरू कर दिया। अर्जुन के आदेश के तहत उन्हें जल्दी से मार दिया गया। ड्रैगनब्लड लीजन पंखों वाले बाघों की तरह था, जो भ्रष्ट सेना के बीच से अपना रास्ता बना रहा था। लाशों का ढेर लगना शुरू हो गया। दूरी में सीमा के पीछे एक भ्रामक आकृति दिखाई दी थी। वह भ्रामक आकृति अनगिनत स्वर्गीय दांव रूनों से बनी थी और उसकी भयानक आध्यात्मिक शक्ति ने उसके चारों ओर के स्थान को मोड़ दिया था। भ्रष्ट आत्मा साधक ने भी स्वर्गीय दांव की पुकार लगाई थी। उसी समय उसका चाबुक हवा में तेजी से फटा। चाबुक वास्तव में एक दुर्लभ आत्मा वस्तु थी, लेकिन सीमाई सुनहरी पंखुड़ियों और सुइयों से घिरा हुआ था। यह वह आत्मा वस्तु थी जिसे बनाने के लिए अर्जुन ने अपना सारा पसीना और खून बहाया था। आखिरकार इसका अच्छा उपयोग किया गया। हालांकि सीमा की आत्मा वस्तु छोटी थी, लेकिन इससे वह अधिक फुर्तीला और तेज हो गई। इसके अलावा इसे कई भागों से बनाया गया था, जिससे उसे हथियारों के मामले में लाभ मिल सका। उनका भयंकर युद्ध अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था। आत्मा की ऊर्जा बढ़ गई और आत्मा की वस्तुएं टकरा गईं। नेहा की तरफ से एक बनाम दो की स्थिति में भी उसकी पवन ब्लेडों ने उसके विरोधियों को पूरी तरह से परेशान कर दिया। वे पूरी तरह से उसकी पवन ब्लेडों के दायरे में फंस गए। उसकी पवन ब्लेडें बहुत डरावनी थीं। उनमें से प्रत्येक उनके लिए घातक खतरा पैदा करती थी। लेकिन जबकि नेहा बेहद शक्तिशाली दिखाई दे सकती है, यह उसके लिए बहुत बोझिल भी था। जहां तक दो भ्रष्ट दिव्यों की बात है, वे मूर्ख नहीं थे। उन्होंने सीधे रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी मुख्य ऊर्जा को बचाया। नेहा के हमलों का भयंकर तूफान लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। वे उस पल का इंतजार कर रहे थे जब उसकी मूल ऊर्जा खत्म हो जाए और वे उस पर घातक जवाबी हमला कर सकें। सबसे भयंकर युद्ध राघव का था। बलवान सेलेस्टियल ने किसी तरह की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। उसके माथे पर खून के रंग का निशान दिखाई दिया था और उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। उसकी ताकत तुरंत एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। अन्य दिव्यात्माओं को भी एहसास हो गया था कि आज कोई साधारण तड़का लगाने का दिन नहीं है। अगर वे पूरी ताकत से नहीं लड़े तो वे सचमुच मर सकते हैं। उन सभी ने राघव के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी शक्ति जारी की। राघव की कृपाण बार बार हवा में वार करती थी। उसकी हर चाल अतुलनीय रूप से क्रूर थी। यहां तक कि भ्रष्ट विशेषज्ञों ने भी कभी ऐसी क्रूर लड़ाई शैली का सामना नहीं किया था। वह व्यावहारिक रूप से आत्मघाती था। उसकी हर चाल ऐसी थी जिससे दोनों पक्षों को चोट लग सकती थी। उन्हें ठंड का एहसास हुआ। राघव बहुत ज्यादा क्रूर था। उसकी लड़ने की शैली स्पष्ट रूप से आपसी विनाश की थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी पूरी तरह से शांत था, जिससे उन्हें लगा कि वह उन्हें डराने के लिए सिर्फ दिखावा कर रहा था। अचानक भ्रष्ट विशेषज्ञों में से एक की तलवार राघव की पीठ की ओर चली गई। राघव ने अभी अभी एक व्यक्ति के हमले को रोका था और उसके पास चकमा देने का समय नहीं था। इसके बजाय उसकी कृपाण उस व्यक्ति की कमर की ओर जा गिरी। यह एक और पारस्परिक विनाशकारी हमला था। भाड़ में जाओ, मेरे पास आओ, मैं इस बार नहीं बचूंगा। अगर हिम्मत है तो एक बार कोशिश करो। भ्रष्ट विशेषज्ञ ने गुस्से से दहाड़ते हुए इस बार अपना हमला न बदलने का फैसला किया। उसकी तलवार राघव की पीठ की ओर लगातार वार करती रही। भ्रष्ट विशेषज्ञ की बात पूरी तरह सही थी। राघव में वाकई में इतनी हिम्मत थी। उस भ्रष्ट विशेषज्ञ की तलवार उसकी पीठ के आर पार चली गई और उसके भीतर पागलपन से भरी ऊर्जा ने राघव के अंग प्रत्यंग तहस नहस कर दिए। लेकिन राघव भी चुप नहीं बैठा। उसने भी एक म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव हमला किया। उसकी ब्लड ड्रिंकर कृपाण से किया गया वार भ्रष्ट विशेषज्ञ को 2 टुकड़ों में काट गया। करप्ट सेलेस्टियल्स गुस्से से भड़क उठे। वे यह मान ही नहीं पा रहे थे कि राघव हर बार सच में अपनी जान जोखिम में डाल देता है। एक ने तो यह सोचकर बड़ा जुआ खेला कि शायद राघव दिखावा कर रहा हो,
पर अब राघव की पीठ में तलवार देखकर उसे लगा कि वह सच में मरने वाला है। करप्ट सेलेस्टियल पीछे हट ही रहा था कि तभी वह हेवनली डाओ रिकवरी चलाने ही वाला था। एक खून से चमकती रोशनी ने उसे पूरी तरह भस्म कर दिया, यहां तक कि उसका शव भी नहीं बचा। क्या? बाकी 3 सेलेस्टियल्स स्तब्ध रह गए। राघव की हालत इतनी गंभीर थी, फिर भी वो जिंदा था और पहले से ज्यादा खतरनाक। उन्हें नहीं पता था कि राघव के पास प्राइमल केओस बीड है, जो उसमें से जीवन ऊर्जा खींचकर उसे पलक झपकते ठीक कर सकती है। यह उनके हेवनली डाओ रिकवरी से भी ज्यादा ताकतवर था। रैंक 1 सेलेस्टियल्स सिर्फ इतने ही ताकतवर हैं। राघव ने हवा में तैरते हेवनली डाओ रून्स को चूर चूर कर दिया और अपनी कृपाण को कंधे पर टिकाकर बाकी सेलेस्टियल्स को तिरस्कार से देखा। अब जब उसकी कल्टीवेशन और बढ़ चुकी थी, तो रैंक 1 सेलेस्टियल्स, खासतौर पर नॉन सोल कल्टीवेटर्स, उसके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं रह गए थे। घमंडी! तीसरे सेलेस्टियल की मौत से बाकी तीनों बौखला गए। उनका मिशन पहले ही विफल हो चुका था, और वो भी अपमानजनक तरीके से। अब मांसल सेलेस्टियल ने गुस्से में खुद पर सेल्फ म्यूटिलेशन तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी मांसपेशियां फटने लगीं और नसें बाहर उभर आईं। उसने राघव पर भारी क्लब से वार किया। राघव का हाथ कांप उठा और वो दूर जा गिरा। फिर एक सेलेस्टियल ने नेदरवर्ल्ड गोस्ट क्राई तकनीक शुरू की। चारों तरफ गोस्ट ची फैल गई और एक विशाल व्हाइट बोन क्लॉ राघव की ओर बढ़ा। दूसरे ने एक ह्यूमन स्कल निकाला जिससे खून की लाल रोशनी निकलती थी और वह राघव पर दागा गया। मांसल सेलेस्टियल ने खुद के सीने पर वार कर खून उगला, जिससे एक फींडिश फेस बना और उसकी सारी कोर ऊर्जा उस चेहरे में समा गई। फिर वो भी राघव की ओर दौड़ा। तीनों खतरनाक हमले, व्हाइट बोन क्लॉ, ह्यूमन स्कल और फींडिश फेस, एक साथ राघव पर टूट पड़े। पूरा आकाश जमीन कांप उठा। राघव अब भी शांत था। उसकी प्राइमल कैओस बीड सक्रिय हुई और अपार ऊर्जा ब्लड ड्रिंकर में समा गई। स्प्लिट द हेवंस! राघव की कृपाण से निकली तेज लहर उन तीनों हमलों से टकराई। जमीन हिल उठी और आकाश में भयावह तूफान उठ खड़ा हुआ। जहां वो टकराव हुआ, वहां 100 मील गहरा गड्ढा बन गया। वहां से बचा खुचा ब्लैक गोल्ड और बाहर उड़ गया। जब धूल बैठी, राघव कहीं नहीं दिखा। सेलेस्टियल्स को लगा कि वो मर चुका है, पर तभी वह अचानक उनके पास प्रकट हुआ और उसकी कृपाण एक और वार के लिए उतर पड़ी। करप्ट सेलेस्टियल्स भयभीत थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि राघव उनके सबसे शक्तिशाली संयुक्त हमलों से बच पाएगा। अब उसकी कृपाण से निकली हुई ऊर्जा ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया था। मर जाओ, दूर हटो। तभी अचानक एक विशाल हाथ राघव की ओर तेजी से बढ़ा। खतरे की तीव्र अनुभूति ने उसे घेर लिया। वह तुरंत रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। उस हाथ ने उसकी कृपाण पर प्रहार किया और राघव उल्का पिंड की तरह पीछे उड़ता चला गया। जमीन पर लंबी खाई बन गई और उसने खून के साथ साथ अपने अंदरूनी अंगों के टुकड़े भी उगले। अर्जुन और बाकी साथी भी राघव की और सेलेस्टियल्स की लड़ाई से पैदा हुए झटकों से बुरी तरह घायल हुए। लेकिन करप्ट सैनिकों की हालत और भी बुरी थी। जो अर्जुन और बाकी ड्रैगन ब्लड लीजन से लड़ रहे थे, वे सब चकनाचूर हो गए। उनकी शारीरिक क्षमता ड्रैगन ब्लड योद्धाओं जैसी नहीं थी, इसलिए वे इस झटके को सह नहीं पाए। करीब 80,000 करप्ट जेंटियन योद्धाओं में से पहले ड्रैगन ब्लड लीजन ने सिर्फ 10,000 मारे थे, लेकिन अब इस एक झटके में 30,000 से ज्यादा मारे गए। सिर्फ वही बचे जो युद्ध क्षेत्र से दूर थे। बॉस! अर्जुन और बाकी राघव के पास दौड़े। नेहा और सीमा भी पीछे हटकर उसकी तरफ आईं। करप्ट विशेषज्ञ अब एकत्र हो गए। उनके आगे एक काले वस्त्रों वाला बुजुर्ग खड़ा था। सी एक्सपेंशन रेल्म? राघव ने ठंडे स्वर में पूछा। ठीक पहचाना? उस बुजुर्ग ने उत्तर दिया। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के चेहरे उतर गए। सी एक्सपेंशन योद्धाओं का आना इस क्षेत्र में मना था। उस बुजुर्ग ने अपने सेलेस्टियल्स की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारा मिशन पूरी तरह असफल रहा। मास्टर मयूर, हम अभी भी लड़ सकते हैं, एक महिला सोल कल्टीवेटर ने कहा। बकवास बंद करो। 9 सेलेस्टियल्स में से 3 मारे गए,
और 80,000 में से आधे सैनिक मारे गए। ये विफलता है। जब वापस जाओगे अपने पापों की सजा तैयार रखना। सेलेस्टियल्स का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। वे शुरुआत में बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे। अगर उन्होंने पहले रणनीति बनाई होती तो शायद नतीजा अलग होता। तुम छोटे छोटे कीड़े खुद ही अपनी जान क्यों नहीं ले लेते, या फिर इस बूढ़े को करना पड़ेगा? सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट अब राघव और बाकी को घूर रहा था। राघव हल्का मुस्कुराया और हाथ में एक जेड प्लेट निकालकर तोड़ दिया। अचानक जगह मुड़ी और एक आकृति प्रकट हुई। मोनास्ट्री हेड! नेहा और बाकी खुश होकर चिल्लाए। ये कोई और नहीं बल्कि चुआंतियन सुपर मोनास्ट्री की प्रमुख सरोजनी थीं। उन्होंने मैदान और लाशें देख राघव से कहा, जहां तुम जाते हो बवाल अपने आप पहुंच जाता है। राघव हंसते हुए बोला, क्या करूं? लोग मेरी जान लेना चाहते हैं तो लड़ना तो पड़ेगा ही। सरोजनी की उपस्थिति ने सभी का आत्मविश्वास लौटा दिया। यह राघव की योजना का हिस्सा थी। उसे पहले से अंदेशा था कि करप्ट पथ समझौता नहीं निभाएगा, इसलिए वह यह जेड प्लेट साथ लाया था। सरोजनी, मुझे याद है तुम्हें। सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट मयूर की आंखों में नफरत चमकने लगी। याद रखना चाहिए, 800 साल पहले तुम्हारे भाई रंजीत को मैंने मारा था। उसकी आत्मा को एक लाश में सील कर हमारे शिष्यों की परीक्षा में डाला था, सरोजनी बोली। राघव चौंक गया। रंजीत वही था जिससे उसने नेदरवर्ल्ड गोस्ट स्टेप्स सीखा था, और वही अंत में खुद को उड़ा गया था। सरोजनी, अगर तुम राघव को बचाने आई हो तो यह सपना देखना छोड़ दो। एक स्पिरिचुअल क्लोन से क्या होगा? मयूर ने व्यंग्य किया। तुम जैसे अर्ली सी एक्सपेंशन वॉरियर को हराने के लिए इतना काफी है, सरोजनी बोली। उनकी यह आकृति सिर्फ 10% ताकत रखती थी, पर फिर भी एक मिड सी एक्सपेंशन योद्धा के बराबर थी। तभी एक और आवाज आई जिससे सरोजनी के चेहरे का रंग बदल गया। उस आवाज के साथ ही आकाश में 4 आकृतियां प्रकट हुईं, जिनकी पीठ पर विशाल पंख थे। सरोजनी का चेहरा एकदम बदल गया। चारों में 3 अर्ली सी एक्सपेंशन रेल्म के थे, जबकि एक मिड सी एक्सपेंशन रेल्म के शिखर पर था। सरोजनी, तुम्हारी ये क्लोन अब यहीं रह जाएगी। तुम्हारे असली शरीर और इस क्लोन की आत्मा जुड़ी है। मैं इसमें कुछ खास छोड़ना चाहता हूं, एक भ्रष्ट योद्धा ने विकृत हंसी के साथ कहा। राघव हंसते हुए बोला, 9 सेलेस्टियल्स और 5 सी एक्सपेंशन। तुम लोगों ने मुझे लेकर काफी गंभीर योजना बनाई है। बिल्कुल, करप्ट एल्डर बोला। राइटियस पथ वाले मूर्ख हैं, पर हम जानते हैं कि तुम एक भयानक प्रतिभा हो। पहले हमने तुम्हें नजरअंदाज किया, जिससे समर मारा गया। अगर वो जीवित होता तो डाउ सीड प्राप्त कर सेलेस्टियल बन जाता। तुम्हें मारने का यही सही समय है, इसलिए हमने बड़ी तैयारी की। एलीट डिसाइपल्स, मैसिव फॉर्मेशन, सब कुछ सिर्फ तुम्हें खत्म करने के लिए। अब कोई भी मदद काम नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास 5 सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट्स हैं। तुम्हारे सुपर मॉनेस्टेरी में तो सिर्फ 2 हैं, वो भी आपस में नहीं बनती। फिर वो व्यंग्य से बोला, तुम्हारे राइचस पथ की तारीफ करनी पड़ेगी। आपस में लड़ते रहते हो, प्रतिभाओं को कुचलते हो, फिर भी आज तक जिंदा हो। शायद आसमान ही अंधा है। इस बीच राघव ने चुपचाप एक प्राचीन फॉर्मेशन डिस्क निकाला, जिस पर पुराने समय के रून्स खुदे थे। उसने सरोजनी को संदेश भेजा, मैं उन्हें रोकता हूं, तुम ये ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन डिस्क सक्रिय करो। ये मैंने वेद शर्मा से खरीदी थी। प्राचीन काल की बेशकीमती वस्तु, ये सभी को सीधे सुपर मॉनेस्ट्री पहुंचा सकती है। वेद शर्मा ने राघव को यह बचाव यंत्र दिलाने में पूरी मदद की थी। वायुन सेक्ट के पास ऐसे कई दुर्लभ खजाने थे जो अब नहीं बनाए जा सकते। डिस्क का दूसरा हिस्सा एक कोऑर्डिनेट स्टोन था, जिसे राघव ने पहले से सुपर मॉनेस्ट्री के प्रांगण में दबा दिया था। लेकिन तुम, सरोजनी ने कहा, मैं खुद को बचा लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बलिदान दे रहा हूं। राघव मुस्कुराया। फिर सरोजनी डिस्क सक्रिय करे, मैं तुम्हारे साथ रुकती हूं। मैं तो सिर्फ एक क्लोन हूं, सरोजनी ने कहा। नहीं, जैसा मैंने कहा वैसा करो। वो हमारी बातचीत पकड़ चुके हैं, राघव ने सख्ती से कहा। सरोजनी ने अनिच्छा से डिस्क को सक्रिय करना शुरू किया,
लेकिन उसे बहुत सावधानी से करना पड़ा ताकि करप्ट एक्सपर्ट्स को कोई ऊर्जा संकेत न मिले, क्योंकि शुरुआत में ही यह प्रक्रिया सबसे नाजुक होती है। अगर बाधित हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। करप्ट एल्डर ने हंसते हुए कहा, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? हमारी एक ही सोच है, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने सारी चालें बेकार हैं। अब खुद को मारोगे या हमें करना पड़ेगा? राघव मुस्कुराया और चुपचाप आगे बढ़ गया, जबकि सरोजनी ने फॉर्मेशन डिस्क को पूरी सावधानी से सक्रिय करना जारी रखा। राघव ने सरोजनी को फॉर्मेशन डिस्क सक्रिय करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वह अकेली उसे बिना किसी हलचल के चालू कर सकती थी। राघव मुस्कुराता हुआ एक सी एक्सपेंशन एल्डर के पास गया और कहा, तुम मयूर हो ना? मैं तुम्हारे भाई से मिल चुका हूं। करप्ट एल्डर चौंका और बोला, तुम समय खींचने की कोशिश कर रहे हो? तभी राघव एक मंत्र दोहराने लगा, गो डाउन थ्रू योंगक्वान, अप थ्रू श्वानदन। करप्ट एल्डर का चेहरा बदल गया। ये तो मेरी नेदरवर्ल्ड सेक्ट की फुटवर्क निमोनिक है। तुम्हें ये कैसे पता? राघव हंसते हुए बोला, तुम्हारे भाई ने सिखाई थी। झूठ, वो कभी राइचस पथ वालों को नहीं सिखाता। राघव मजाक उड़ाते हुए बोला, असल में वो मुझे गुरु बनाना चाहता था। रो रो कर नेदरवर्ल्ड गोस्ट स्टेप्स सिखाने की भीख मांग रहा था। करप्ट एल्डर गुस्से से कांपने लगा। तभी राघव के चारों ओर अचानक एक भयानक एनर्जी की लहर फैल गई। ऊपर से एक सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट चिल्लाया, बुरा हुआ, ये भाग रहे हैं। ड्रैगन ब्लड लीजन के चारों ओर एक स्पेशल कर्टन आ गई, जिससे पता चला कि फॉर्मेशन डिस्क सक्रिय हो चुकी है। रोक लो इन्हें। राघव मुस्कुराया और बोला, क्यों ना, तुम बस देखते रहो। उसी समय उसके दोनों हाथों से लाइटनिंग पाइथन और फ्लेम सर्पेंट निकल पड़े। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि सभी करप्ट सेलेस्टियल्स को मौत की गंध महसूस हुई। पांचों सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट्स ने मिलकर हमले को रोका और जमीन आसमान में बूम की आवाज के साथ विस्फोट हुआ, जैसे कोई तारा फट गया हो। धुआं छंटने के बाद पांचों एक्सपर्ट्स को कुछ मील पीछे धकेल दिया गया था। वे स्तब्ध थे। राघव अकेला होकर भी इतनी भयानक शक्ति कैसे रख सकता है? हालांकि राघव की दोनों बाहों पर बने टैटूज अब काले पड़ चुके थे। वो जानता था कि उसका असली लक्ष्य पूरा हो गया था। ड्रैगन ब्लड लीजन सुरक्षित निकल चुका था। कोई बात नहीं, अब बस राघव की जान चाहिए, एक एल्डर बोला। राघव हंसा, मेरी जान? तो आओ, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं अपनी सच्ची अल्टीमेट मूव। उसकी ऑरा अब पूरी तरह विस्फोटित हो चुकी थी। राघव की ऑरा, जो पहले 6th हेवन स्टेज के मेरिडियन ओपनिंग पर थी, अचानक तेजी से बढ़ने लगी और उसके शरीर से लगातार धमाके निकलने लगे। 7th हेवन स्टेज, 8th हेवन स्टेज। राघव की ऑरा बढ़ते ही पांचों सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। राघव ने अपनी असली ऑरा छुपा रखी थी। सेलेस्टियल्स खास तौर पर स्तब्ध थे। राघव क्या तरह का राक्षस था? अभी अभी हुई तीव्र लड़ाई में भी उसने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी। जैसे जैसे उसकी ऑरा मजबूत होती गई, उसके शरीर से और भी विस्फोटक आवाजें आईं। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। कितनी प्रचंड ऑरा है! मेरिडियन ओपनिंग का कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? जिसे करना है कर ले, चाहे उसकी ऑरा कितनी भी बढ़े। हमारे लिए तो वह एक चींटी जैसा है, पर मैं देखना चाहता हूं उसकी चाल। सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट्स की नजर में राघव बस नाटक कर रहा था। यह सिर्फ मौत के करीब की लड़ाई थी और यह नजारा देखना उन्हें अच्छा लगता था। निराशा के भाव उन्हें रोमांचित करते थे। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। उसके शरीर से इतनी बार धमाके कैसे आ रहे हैं? मयूर ने सबसे पहले महसूस किया कि कुछ गलत है। तर्क के अनुसार हर स्तर उन्नति के साथ शरीर से एक धमाका होता है, लेकिन राघव तो पहले ही 9 हेवन स्टेजेस पार कर चुका था और उस 9वें हेवन स्टेज के पार हर उन्नति पर उसकी ऑरा गुणा होती है। यह सामान्य समझ के खिलाफ था। अंत में एक जोरदार गर्जना हुई। सभी ने ऊपर देखा तो काले बादल पूरे आकाश में फैल चुके थे। सेलेस्टियल्स से हुई लड़ाई के कारण पहले से ही आसमान काले बादलों से भरा था, इसलिए किसी ने परिवर्तन नहीं देखा था। लेकिन अब
जब उन्होंने अंतहीन ट्रिब्यूलेशन बादलों को देखा, सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट्स, सेलेस्टियल्स और बाकी करप्ट एक्सपर्ट्स के चेहरे पीले पड़ गए। वो ट्रिब्यूलेशन झेल रहा है। कमीना, उसने हम सबको अपनी ट्रिब्यूलेशन में खींच लिया। लेकिन यह ट्रिब्यूलेशन इतनी भयानक कैसे हो गई? करप्ट एक्सपर्ट्स पूरी तरह भयभीत थे। यह लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन नहीं, बल्कि पूरी तरह विनाशकारी ट्रिब्यूलेशन लग रही थी, जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। सभी शिष्य इकट्ठा हो जाओ। सेलेस्टियल्स, अपनी क्राई ऑफ द हेवनली दाउस सक्रिय करो। हेवनली ट्रिब्यूलेशन उन लोगों पर हमला नहीं करती जो क्राई ऑफ द हेवनली डाउस में हो, एक करप्ट सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट ने आदेश दिया। सेलेस्टियल्स ने तुरंत अपनी मैनिफेस्टेशन सक्रिय कर दी, जिससे सभी शिष्य हेवनली डाओ रून्स की सीमा में आ गए। भाग्य था कि उनके पास काफी सेलेस्टियल्स थे, क्योंकि एक सेलेस्टियल से इतना बड़ा क्षेत्र कवर नहीं हो सकता था। क्या ऐसा भी होता है? राघव चौंका। हेवनली ट्रिब्यूलेशन सेलेस्टियल्स पर हमला नहीं करती। पांचों सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट्स भी क्राई ऑफ द हेवनली डाउस की सीमा में थे। वे राघव को बर्फीली नजरों से देख रहे थे। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, क्या ऐसा है? रंबल। अचानक आसमान से अनगिनत लाइटनिंग एरोज बरसने लगे। हर एक तीर 1 फुट मोटा और 3 मीटर लंबा था। दुखद चीखें गूंजने लगीं। लाइटनिंग एरोज सीधे क्राई ऑफ द हेवनली दाउस से होकर गुजरे और किसी भी जियांटियन एक्सपर्ट को मार गिराया। कई लोग सीधे धूल में तब्दील हो गए। क्या हो रहा है? अब हेवनली डाउस सेलेस्टियल्स की परवाह नहीं करते? एक सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट घबरा कर बोला, यह हेवनली ट्रिब्यूलेशन बाकी ट्रिब्यूलेशन से अलग है। यह हमारे हेवनली डाउ रून्स की अनदेखी कर रही है। हम झेल सकते हैं, लेकिन आम शिष्य मर जाएंगे। राघव को मारना होगा। एक सेलेस्टियल ने चिल्लाया। वे डर गए कि उनकी हेवनली डाओ मैनिफेस्टेशंस, जो कभी विफल नहीं हुई थीं, अब कोई असर नहीं कर रही थी। हेवनली ट्रिब्यूलेशन हेवनली डाओस का हिस्सा है और सेलेस्टियल्स हेवंस के पसंदीदा हैं। उनकी मैनिफेस्टेशंस में वे ट्रिब्यूलेशन से सुरक्षित होते हैं। यह सब सामान्य ज्ञान था, लेकिन आज यह सब उलट गया था। यह लाइटनिंग न सिर्फ उनकी मैनिफेस्टेशंस को नजरअंदाज कर रही थी, बल्कि आसानी से जियांटियन एक्सपर्ट्स को मार रही थी। यहां तक कि ताकतवर करप्ट डिसाइपल्स भी कुछ बार हमला झेल पाने में कामयाब थे। हेवनली ट्रिब्यूलेशन के सामने सभी डर गए थे। राघव इन घबराए हुए शिष्यों को ठंडी मुस्कान से देख रहा था। उसे मारने के लिए हेवंस भी अपने लोगों की जान की परवाह नहीं कर रहे थे। राघव ने सोचा था कि हेवनली डाओ रून्स हेवनली ट्रिब्यूलेशन का विरोध कर सकती हैं। वह तो उनकी बीच में जाकर देखना चाहता था कि क्या प्रभाव होगा, लेकिन अब पता चला कि उसकी ट्रिब्यूलेशन किसी पर दया नहीं करती। मर जा! अचानक एक विशाल हाथ अंतरिक्ष को चीरता हुआ राघव की ओर आया। यह असली हाथ नहीं था, लेकिन उतना ही ठोस था। यह नेचुरल एनर्जी से बना सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट का हमला था। इसकी ताकत अविश्वसनीय थी। राघव की आंखों में 3 तारे प्रकट हुए और ब्लड ड्रिंकर से रक्तवर्णीय चमक निकली जब उसने उस हाथ पर वार किया। स्प्लिट हेवंस! वो विशाल हमला एक चमचमाती रोशनी में फट गया। आकाश और धरती अपना रंग खो बैठे। यहां तक कि आसमान में तैरते बिजली के तीर भी उड़ गए। राघव दूर जा गिरा। उसकी बाहें सुन्न हो गई थीं। ब्लड ड्रिंकर उसके हाथ से लगभग छूट ही गई थी। जैसा सोचा था, बिना ग्रीन ड्रैगन एनर्जी के मैं इन हरामियों से नहीं लड़ सकता। मुझे इनसे सीधा टकराव नहीं करना चाहिए। राघव ने अपने होठों से खून पोंछते हुए पीछे हटते हुए कहा। क्या उसने सच में उसे रोक लिया? सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट चौंक गया। उसे लगा था कि उसके हमले से राघव की निश्चित मृत्यु होगी। हेवनली ट्रिब्यूलेशन और भी ताकतवर हो रही है, उसे जल्दी मारो। मयूर का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि बिजली के तीर और भी ज्यादा ताकतवर और घातक होते जा रहे हैं। सेलेस्टियल्स तो फिर भी संभाल सकते थे, लेकिन साधारण शिष्य बहुत तेजी से मर रहे थे। ये करप्ट पथ के चुने हुए शिष्य थे। हर एक की मौत मयूर के लिए तकलीफ देह थी। अगर उन्होंने राघव को नहीं मारा तो ये सारे शिष्य मर जाएंगे। एलिमिनेशन क्लाउड पाल्म, ओवरफ्लोइंग रेन स्लैश। पांचों सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट्स ने हमला किया।
और विशाल छवियां राघव की ओर लपकीं। हर तरफ विस्फोट गूंज उठे। राघव सीधे उन हमलों को झेलने की हिम्मत नहीं कर सका। वह बाईं ओर और दाईं ओर शनने लगा, अपनी पूरी कोशिश करते हुए उनसे बचने की, पर उनके हमलों की सीमा इतनी बड़ी थी कि उसे कुछ हमलों को रोकना ही पड़ा। एक बार रोकते हुए राघव का कंधा टूट गया और उसकी पूरी बांह लगभग चूर चूर हो गई, जिससे वह दर्द में दांत भींचने लगा। हरामीपन है ये, कितना दुखद है। अगर मेरे पास अब भी ग्रीन ड्रैगन एनर्जी होती तो मैं इन हरामियों को सीधा मार देता। राघव ने मन ही मन कोसा, लेकिन अब वह एनर्जी उसके पास नहीं थी। उसे खुद पर ही निर्भर रहना था। साथ ही राघव को अंदर से चेतावनी मिली, उसे बाहरी शक्ति पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो यह आदत बन जाएगी। उसे खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। लेकिन फिलहाल फर्क बहुत बड़ा था। सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट से आमने सामने की लड़ाई की उसकी कोई औकात नहीं थी। पहले उसका असली ट्रम्प कार्ड सरोजनी था, लेकिन कौन सोच सकता था कि करप्ट पथ 9 सेलेस्टियल्स और 5 सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट्स को भेजेगा बस उसे एक मेरिडियन ओपनिंग रेल्म के नए योद्धा को मारने के लिए। यह तो साफ ज्यादती थी। हरामियों, ताकत अब तक इतनी कम क्यों है? क्या आसमान में बैठे हो तो हमेशा के लिए इंतजार करोगे? राघव ने अचानक आकाश को गाली दे डाली। वो इन कमबख्त स्वर्गों को गालियां दे रहा था, लेकिन 5 सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट्स को लगा कि वह उन्हें गालियां दे रहा है और वे गुस्से में हरे पड़ गए। तू साला नालायक, अगर हिम्मत है तो इस बार बच के मत दिखा। अगर तू इस बूढ़े के हाथ लगा तो मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा। 5 सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट्स ने गुस्से में आकर जोरदार हमला किया। राघव को बस अपने बचाव की पूरी कोशिश करनी पड़ी और वो बेहद दयनीय स्थिति में दिख रहा था। राघव इतना गुस्से में था कि वो उनकी मां की भी गाली देना चाहता था। उसके अंदर एक इच्छा उठी कि कह दे, मैं तुम्हें नहीं, आसमान को गाली दे रहा था, लेकिन उसे लगा ऐसा कहने पर वह खुद भी यकीन नहीं करेगा। अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हुई। काले बादलों में अनगिनत बिजली के अजगर, लाइटनिंग पाइथॉन्स प्रकट हो गए। क्या? सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट्स एकदम हक्के बक्के रह गए। उन्होंने देखा कि वो सारे लाइटनिंग पाइथॉन्स सीधा उनकी ओर टूट पड़े। सभी लोग इकट्ठा हो जाओ। जो अनुभवी हैं वे भीतर के शिष्यों की रक्षा करें। उनका चेहरा पूरी तरह बदल गया और अब उन्होंने राघव की ओर देखना भी बंद कर दिया। वे जल्दी से जल्दी अपने डिसाइपल्स की सुरक्षा में लग गए। ट्रिब्यूलेशन शुरू होने से पहले उनके पास 40,000 से भी कम शिष्य बचे थे, लेकिन लाइटनिंग एरोज ने उस संख्या को घटाकर 20,000 तक ला दिया। 5 सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट्स और 6 सेलेस्टियल्स अब पूरी ताकत से अपने डिसाइपल्स की रक्षा कर रहे थे, ताकि वे हेवनली ट्रिब्यूलेशन को झेल सकें। रही बात राघव की, वह तो इस ट्रिब्यूलेशन का मुख्य लक्ष्य था और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अपने लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी था। ये लाइटनिंग पाइथन्स बहुत ही भयानक थे। हर एक दर्जनों मीटर लंबा था और उनका थंडर फोर्स किसी भी जायंटियन डिसाइपल को बड़ी आसानी से मार सकता था। अगर उन्होंने शिष्यों की रक्षा नहीं की तो सेलेस्टियल्स को छोड़कर कोई भी डिसाइपल नहीं बचेगा। अगर 80,000 डिसाइपल्स मारे जाते तो ईस्टर्न वेस्टलैंड के करप्ट पथ को एक बेहद भयावह झटका लगता। 5 सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट्स शिष्यों की सुरक्षा कर ही रहे थे कि उन्होंने राघव की ओर देखा, यह देखने के लिए कि वह ट्रिब्यूलेशन को कैसे झेल रहा है। आखिरकार यह ट्रिब्यूलेशन उनके समझ से बाहर हो चुकी थी। भले ही यह उनकी अपनी सी एक्सपेंशन ट्रिब्यूलेशन जितनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन इसका विस्तार सैकड़ों गुना अधिक था। इतनी उम्र में उन्होंने कभी ऐसी ट्रिब्यूलेशन देखी नहीं थी। देखना तो दूर, सुना तक नहीं था। जब उन्होंने राघव को देखा तो उनके मुंह से खून निकलने ही वाला था। यह हरामी तो साफ साफ जानबूझकर यह सब कर रहा था। राघव आराम से बैठा था। एक बिजली का अजगर, लाइटनिंग पाइथॉन, उसके चारों ओर लिपटा हुआ था, जो उसे आसमान से गिरती बिजली से बचा रहा था। वो पागलों की तरह उन बिजली के अजगरों को निगल रहा था जो राघव की ओर आ रहे थे। इतना ही नहीं, राघव ने एक मेज तक निकाल ली थी। वह कुर्सी पर बैठा हुआ था
बीच बीच में गर्म चाय की चुस्की ले रहा था। उसके पैर क्रॉस किए हुए थे, जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। हरामी साला, मयूर ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। राघव ही था जो यह तबाही लेकर आया था, और अब वो इतनी शांति से इसे झेल रहा था, जबकि वे लोग अपने लोगों को बचाने के लिए जान झोंक रहे थे। यह बेहद अपमानजनक था। मयूर, संभालो खुद को, अपनी ऑरा मत छोड़ो, एक करप्ट एक्सपर्ट ने चेताया। उसकी बात सुनते ही मयूर का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत अपना गुस्सा दबाया और बिजली के अजगरों को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया। ओह, ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है। राघव ने थोड़ा क्वीन बी हनी पीते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे अब जाकर समझ आया कि जो उसे पहले अजीब लग रहा था, उसकी वजह क्या थी। अभी तक वह खुद पर हो रहे हमलों से इतना व्यस्त था कि सोच ही नहीं पाया था, पर अब उसने सच्चाई को समझा। तर्क के अनुसार स्वर्गीय आपदा, हेवनली ट्रिब्यूलेशन, अपनी ताकत उसके अनुसार निर्धारित करती है जो सबसे शक्तिशाली हो। यहां 5 सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट्स मौजूद थे। उस हिसाब से तो जबरदस्त बिजली गिरनी चाहिए थी, लेकिन राघव ने पाया कि ट्रिब्यूलेशन अब भी उसके ही स्तर के अनुसार चल रही है। इसका मतलब यह अब भी राघव को ही मुख्य लक्ष्य मान रही थी। क्या वास्तव में आसमान अंधा हो गया है और इन 5 सी एक्सपेंशन हरामियों को देख नहीं पा रहा? समझ गया, यही है तुम्हारा स्वर्ग को धोखा देने का तरीका। राघव ने अपनी जांघ पर ताली मारी और इस रहस्य को समझ गया। ये 5 चालाक लोमड़ी जैसे लोग हेवनली डाउस को धोखा देने की तरकीब जानते थे। ऐसा ही कुछ उसने तब किया था जब उसने लिटिल स्नो को ट्रिब्यूलेशन पार कराने में मदद की थी। उसने अपनी ऑरा छुपा ली थी, जिससे स्वर्ग धोखा खा गया। इसीलिए इन बूढ़ों के हमले उसे थोड़े अजीब लग रहे थे। वे ताकतवर तो थे, लेकिन उनमें कोई विशेष ऊर्जा नहीं थी। जैसे रूप तो हो, पर शक्ति नहीं। इसका कारण यह था कि वे हेवनली डाउस की नजर में आने से डर रहे थे। हे, दिलचस्प है, लेकिन क्या तुम समझते हो कि सिर्फ एक लहर झेलकर तुम ट्रिब्यूलेशन पार कर लोगे? राघव ने शरारती हंसी के साथ कहा और आराम से शरीर फैलाया। राघव ने लाइटनिंग पाइथन्स की परवाह नहीं की। ट्रिब्यूलेशन की पहली लहर में ही लाइटनिंग अर्रो ने उसे काफी थंडर फोर्स दे दी थी। जिस लाइटनिंग पाइथन की सारी ऊर्जा समाप्त हो गई थी, वह अब उस थंडर फोर्स को खाकर पूरी तरह उबर चुका था, जो राघव ने उसके लिए अब्सॉर्ब किया था। अब भी वह थोड़ा कमजोर था, लेकिन फिर भी राघव के शरीर से बाहर निकलकर उसके चारों ओर गिरती बिजली को निगल रहा था। ट्रिब्यूलेशन के लाइटनिंग पाइथॉन्स सिर्फ दर्जनों मीटर लंबे थे, जबकि राघव का लाइटनिंग पाइथॉन 2500 मीटर से भी अधिक लंबा था। ये छोटे बिजली अजगर तो उसके लिए बस नाश्ता जैसे थे। अगर राघव को अपनी रक्षा की जरूरत न होती, तो वह लाइटनिंग पाइथॉन अब तक आसमान में उड़ चुका होता और ढेरों बिजली निगल चुका होता। तुम्हें लाइटनिंग पाइथन बुलाना थोड़ा उबाऊ है। मुझे लगता है एक दिन तुम ड्रैगन बनोगे। क्यों न तुम्हें लाइटनिंग ड्रैगन कहें? मेरा उपनाम शर्मा है, तो हम एक अक्षर तो बांट सकते हैं। तुम्हें जोरा, बिजली वाला ड्रैगन बुलाऊंगा, और आग वाले सांप को शीन, आग का ड्रैगन। राघव हंसते हुए बोला। जिस बात ने राघव को और उत्साहित किया वो यह था कि जोरा सच में जोर से गरजा। उस गरज में राघव को महसूस हुआ कि अब वो अजगर उससे भावनात्मक रूप से और जुड़ चुका है। राघव ने अपने दाहिने हाथ पर बनी नीली लौ वाली टैटू को सहलाया। शीण अब भी गहरी नींद में था। उसका सारा बल अभी अभी खत्म हो गया था। शीण जोरा की तुलना में काफी कमजोर था। जोरा को तो लगातार भोजन मिलता रहा था, लेकिन शीण को सिर्फ राघव की पिल फ्लेम मिलती थी, और वह शुरुआत से ही भूखा था। अर्थ फ्लेम शक्तिशाली तो थी, लेकिन राघव ने उसे पर्याप्त भोजन नहीं दिया, जिससे वह पनप नहीं सका। यह सोचकर राघव को अपराध बोध हुआ। उसने तय किया कि अब वह शीण की ताकत बढ़ाने का उपाय जरूर करेगा। दूर से भागते घबराते लोगों को देखकर राघव ने एक माफी भरी मुस्कान के साथ चिल्लाकर कहा, करप्ट भाइयों, इंसान को साहसी होना चाहिए। धैर्य में ही विजय है। स्वर्ग कुछ भी नहीं है और जीवन सिर्फ कुत्ते की तरह है। यह महान स्वर्गीय आपदा हमें सैकड़ों पुनर्जन्मों के बाद मिली है। हमारा नारा है, हार मत मानो, पीछे मत देखो,
आगे बढ़ो, डटे रहो, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। राघव की यह जोशीली पुकार हर करप्ट एक्सपर्ट के कानों में गूंज गई। मयूर जानता था कि वह उसे चिढ़ाने के लिए यह सब कर रहा है, फिर भी उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने खून की उल्टी कर दी। सावधान, अपनी ऑरा मत छोड़ो, एक करप्ट एक्सपर्ट चिल्लाया। अगर मयूर ने अपने क्रोध में ऑरा छोड़ दी तो उनके सारे डिसाइपल्स का अंत निश्चित था। अरे मयूर, तुम तो खून थूक रहे हो, जल्दी से आराम करो, राघव ने चिंता के साथ चिल्लाया। मयूर ने फिर से खून थूका। उसका ऑरा किसी ऐसे ज्वालामुखी जैसा था जो सदियों से दबा हो और अब किसी भी पल फट सकता हो। मयूर, कान बंद करो और खुद को शांत रखो, एक एल्डर चिल्लाया। उसने मयूर की ओर एक औषधि फेंकी। वह एकमात्र मिड सी एक्सपेंशन एल्डर था। मयूर ने औषधि खाई और महसूस किया कि उसका इरप्ट होने वाला स्पिरिचुअल युवान धीरे धीरे शांत हो गया। आभारी हूं हुओ, मयूर कुछ बोल ही रहा था कि बिजली के अजगरों पर ध्यान दो, एल्डर ने ठंडे स्वर में कहा और उसकी बात काट दी। मयूर कांप गया और तुरंत चुप हो गया। उसने एक साथ अपनी आवाज सुनने की शक्ति भी बंद कर दी। राघव की नजर घूमी और उसने ठंडे स्वर में कहा, हुओ, तो तुम असल में पिल टावर के हुओ परिवार से हो। तुम्हारे चेहरे का रंग तुम्हारी गर्दन से नहीं मिलता। तुम्हारा यह रूप बदलने का तरीका तो बड़ा घटिया है। हे, मुझे समझ आ गया। तुमने जरूर कोई मेडिसिनल फेस चेंजिंग लिक्विड इस्तेमाल किया है। पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम्हारी औषधि में 9 वुड पॉपुलर का फूल था। 9 वुड पॉपुलर बिजली से बहुत डरता है। इसकी हल्की सी गंध से भी यह टूटने लगता है, इसलिए तुम्हारा चेहरा अब इतना भयानक दिख रहा है। एल्डर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके भीतर तूफान उठ गया। उसने जो फेस चेंजिंग औषधि इस्तेमाल की थी वह एक विशेष मिश्रण था। यहां तक कि उसके नजदीकी लोग भी उसे पहचान नहीं सकते थे। लेकिन राघव ने सब कुछ भांप लिया था और वो बात बिल्कुल सही थी। उस औषधि में सच में 9 वुड पॉपुलर का फूल था। 9 वुड पॉपुलर बिजली से सबसे ज्यादा डरता था। वह कभी खुले में नहीं उगता, सिर्फ गुफाओं जैसे ढंके हुए स्थानों में उगता है। यह एक बहुत ही अनजाना औषधीय घटक है। भले ही वह अपना चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। बताओ, तुम्हारा हुओ परिवार इतना बेहया कैसे हो सकता है? तुम पिल टावर का हिस्सा हो, पिल वैली का प्रतिनिधित्व करते हो, लेकिन फिर भी बार बार तुम राइटियस और करप्ट रास्तों के संघर्ष में शामिल होते हो। क्या तुम्हें सच में पिल वैली की जांच से डर नहीं लगता? राघव ने पूछा। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अभी भी नाटक कर रहे हो। आखिर कब तक नाटक करोगे? ह्वायुन सेक्ट के पास मेरिडियन ओपनिंग पिल पहले से है। राघव ने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया। तुम मेरिडियन ओपनिंग पिल्स के बारे में जानते हो? बोलो, ह्वायुन सेक्ट को मेरिडियन ओपनिंग पिल की विधि कहां से मिली? वह एल्डर गुस्से से चिल्लाया, लेकिन फिर राघव की कपटी मुस्कान देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि वह जाल में फंस गया है। हे, उम्मीद के मुताबिक ह्वायुन सेक्ट की मेरिडियन ओपनिंग पिल्स को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, क्योंकि ह्वायुन सेक्ट हमेशा चीजों की तैयारी अच्छे से करता है और उन्हें हर दिशा में योजना बनानी होती है। लेकिन ह्वायुन सेक्ट में कुछ लोग इस बात से वाकिफ हैं। इतने गोपनीय रहस्य को जानने वाले अगर कोई हो सकते हैं तो वो तुम जैसे पिल टावर के लोग ही हो सकते हो। किसे बेवकूफ बना रहे थे? क्या तुम्हारे ही जासूस नहीं थे जिन्होंने ह्वायुन सेक्ट से ये बात तुम्हें बताई? राघव ने ताना मारते हुए कहा। दोनों पक्ष इतने बड़े हैं कि उनके बीच जासूस होना स्वाभाविक है। राघव ने जानबूझकर यह दिखाया कि उससे गलती से कोई बात निकल गई है और नतीजतन यह बूढ़ा सच में फंस गया और खुद को उजागर कर बैठा। ब्रदर हुओ, चिंता मत करो। भले ही राघव को पंख लग जाए, वो आज बचकर नहीं निकल सकता, एक करप्ट सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट ने कहा। अब वो बात छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। वो परिवार का वह एक्सपर्ट कुछ नहीं बोला। वह बस बाकी करप्ट एक्सपर्ट्स की मदद करने लगा ताकि लाइटनिंग पाइथॉन्स को रोका जा सके। यह कहना ही काफी है कि सी एक्सपेंशन एक्सपर्ट्स बेहद ताकतवर होते हैं।
राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ हिलाने भर से इतनी ताकतवर एस्ट्रल विंड्स निकलती थीं कि लाइटनिंग पाइथन्स फट जाते थे। उन्हें अपनी पूरी शक्ति भी नहीं लगानी पड़ती थी। क्या सांझी अब भी जिंदा है? राघव ने अचानक पूछा। राघव, तुम्हारा मुंह वाकई में जहरीला है, हू परिवार का एक्सपर्ट गुस्से से चिल्लाया। ओह, लगता है सांझी से तुम्हारा बहुत करीबी रिश्ता है। अगर तुम उसके डैडी नहीं हो तो वह तुम्हारा बाप है। राघव को अचानक लगा कि वह उल्टा बोल गया है और उसने खुद को सुधारा। अगर तुम उसके डैडी नहीं हो तो तुम उसके फादर हो। राघव, जब यह हेवनली ट्रिब्यूलेशन खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे। हू परिवार के एल्डर की आंखों में जबरदस्त किलिंग इंटेंट था। वह साफ तौर पर बेहद क्रोधित था। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। राघव हल्की मुस्कान के साथ चुप हो गया। जब उसने सांझी का जिक्र किया तो यह एल्डर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया, जिससे साफ था कि वे दोनों बेहद करीबी हैं। इससे पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई। जो कुछ भी हुआ वो सब पिल टावर के हुओ परिवार की पर्दे के पीछे से रची गई साजिश थी। राघव वह व्यक्ति था जिसे गुप्ता परिवार, करप्ट पथ और हुओ परिवार तीनों मारना चाहते थे। सिर्फ हुओ परिवार ही पिल टावर के सदस्य होने के नाते श्वांतियन डाओ सेक्ट पर दबाव डाल सकता था, और श्वांतियन डाओ सेक्ट पिल टावर से टकराव नहीं चाहता था, खासकर एक शिष्य के लिए। एक शिष्य को 3 महीने की सजा देना और पिल टावर को सम्मान देना श्वांतियन डाओ सेक्ट के लिए यह एक मामूली बात थी। इसके अलावा चारों परिवारों को पिल टावर से लाभ मिल चुका था। सिंधु परिवार भी इसे कोई बड़ी बात नहीं मानता था, इसलिए उन्होंने भी टकराव नहीं लिया। यहां तक कि सरोजनी भी कोई हल नहीं निकाल पाई थी। जहां तक करप्ट पथ की बात है, उन्होंने ही राइचियस डिसाइपल्स को मार डाला और सारी खदान लूट ली। अंत में सारी दोषारोपण उन्हीं पर डाला जाना था। करप्ट पथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर राघव को मारना हो तो वे किसी भी हद तक जा सकते थे। हुओ और गुप्ता परिवारों के विपरीत उन्हें अपने कृत्य के लिए कोई सफाई नहीं देनी होती थी। बज्ज, अचानक लाइटनिंग पाइथॉन्स की संख्या कम होने लगी। करप्ट एक्सपर्ट्स ने राहत की सांस ली। राघव, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हुओ परिवार का एल्डर अब भी हमला करने ही वाला था, जब वह अचानक एकदम स्थिर हो गया और फिर धीरे धीरे ऊपर आकाश की ओर देखने लगा। हुओ परिवार के उस विशेषज्ञ को लगा था कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन समाप्त हो चुकी है। वह राघव पर हमला करने ही वाला था कि उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। बाकी सभी लोग भयभीत होकर आकाश की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में गहरा आघात झलक रहा था। जब उसने भी सिर उठाया तो देखा कि ट्रिब्यूलेशन बादल असंख्य लाइटनिंग मॉन्स्टर्स से ढक गए थे। ये लाइटनिंग मॉन्स्टर्स बादलों को इस तरह से ढक रहे थे कि ऐसा लग रहा था मानो बादल छौंक चुके हों। इनमें से हर एक लाइटनिंग मॉन्स्टर 300 मीटर से भी बड़ा था। इनका रूप भेड़िए, बाघ, तेंदुए, गीदड़ आदि जैसा था। ये असली मैजिकल बीस्ट्स नहीं थे, ये बस थंडर फोर्स के बने हुए रूप थे। फिर भी इनसे निकलने वाली विनाशकारी ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि ऐसा लगता था जैसे ये पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। यह किस तरह की हेवनली ट्रिब्यूलेशन है? पांचों सी एक्सपेंशन विशेषज्ञ स्तब्ध रह गए। जब वे अपनी ट्रिब्यूलेशन से गुजरे थे तो थंडर फोर्स बस थोड़ी अधिक शक्तिशाली थी। साथ ही तब लाइटनिंग मॉन्स्टर्स भी नहीं आए थे। लाइटनिंग पाइथन्स तो पहले ही उन्हें चौंका चुके थे, लेकिन अब ये लाइटनिंग मॉन्स्टर्स देखकर वे पूरी तरह सुन्न पड़ गए। क्या ये हमारी ऑनरा के प्रकट होने की वजह से हुआ है? एक ने अनुमान लगाया। ये पूरी तरह असंभव है। हमने अपनी कोई सच्ची शक्ति इस्तेमाल नहीं की। एक ही संभावना है, ये सारी बिजली राघव के कारण है और हम तो बस इसकी चपेट में आ गए हैं, वो परिवार के एल्डर ने कहा। पर यह कैसे संभव है? एक जियांटियन ट्रिब्यूलेशन कैसे सी एक्सपेंशन विशेषज्ञों को भी धमका सकती है? गर्जना। लाइटनिंग मॉन्स्टर्स ने उन्हें सोचने का मौका ही नहीं दिया। वे अचानक झपट पड़े। धड़ाम। एक सेलेस्टियल ने एक लाइटनिंग मॉन्स्टर को तोड़ डाला, लेकिन वह खुद पीछे गिर गया और खून की उल्टी करने लगा।
यहां तक कि सेलेस्टियल्स भी एक बार में केवल एक लाइटनिंग मॉन्स्टर को मार सकते थे, और वो भी भारी चोट खाकर। ये लाइटनिंग मॉन्स्टर्स बेहद भयानक थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि आकाश में काले बादल जैसे इन मॉन्स्टर्स के लिए किसी इंक्यूबेटर की तरह थे। अनगिनत लाइटनिंग मॉन्स्टर्स लगातार करप्ट पथ के विशेषज्ञों पर गिरते जा रहे थे। नहीं, एक लाइटनिंग मॉन्स्टर किसी तरह करप्ट डिसाइपल्स के बीच में पहुंच गया। 5 सी एक्सपेंशन विशेषज्ञों और 6 सेलेस्टियल्स की मौजूदगी के बावजूद ये अंतहीन लाइटनिंग मॉन्स्टर्स को रोक नहीं सके। जैसे ही कोई मॉन्स्टर रक्षक घेरे से बच निकलता, वह करप्ट डिसाइपल्स का बेरहमी से कत्लेआम करता। करुणामय चीखें गूंजने लगीं। राघव भी लाइटनिंग मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ था। जोरा उन्हें पागलों की तरह निगल रहा था, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि कुछ फिर भी राघव तक पहुंच जाते। उसका तलवार रक्त लाल लहरें छोड़ रही थीं। कोई भी लाइटनिंग मॉन्स्टर उसकी एक ही वार में मारा जाता। थंडर फोर्स से निपटने का अनुभव राघव को पहले से था। वह इसके लिए प्रतिरोधी हो चुका था। इसलिए जहां सेलेस्टियल्स को उसका प्रतिघात झेलना मुश्किल हो रहा था, वहीं राघव उसे लगभग नजरअंदाज कर सकता था। साथ ही जोरा अब 3000 मीटर से भी बड़ा हो चुका था। वह बेहद डरावना होता जा रहा था। लाइटनिंग मॉन्स्टर्स भले ही ताकतवर थे, लेकिन वे रक्षा करना नहीं जानते थे। वे एक एक कर निगल लिए जाते थे। राघव को बस उन्हें संभालना होता था जो छूट जाते थे। करप्ट पथ की तुलना में उसकी स्थिति बहुत आसान थी। करप्ट पथ अब पूरी तरह बिखर गया था। बहुत ज्यादा लाइटनिंग मॉन्स्टर्स और बहुत सारे डिसाइपल्स होने के कारण उनका रक्षक घेरा बहुत बड़ा हो गया था और उसका बचाव करना मुश्किल था। लाइटनिंग मॉन्स्टर्स बार बार भीतर घुस जाते। जब तक कोई सी एक्सपेंशन विशेषज्ञ उसे नष्ट करता, तब तक सैकड़ों करप्ट डिसाइपल्स मर जाते। एक अगरबत्ती के जलने जितने समय में करप्ट डिसाइपल्स की संख्या घटकर 10,000 से भी कम रह गई, और वे अब भी मारे जा रहे थे। करप्ट विशेषज्ञों के चेहरे बेहद गंभीर हो चुके थे। इस बार उन्होंने सच में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। यदि ऐसा चलता रहा तो जो भी संप्रदाय इस अभियान में शामिल हुए थे, उन्हें क्या जवाब देंगे? सभी लोग मिलकर लड़ो और झेलो, यह निश्चित ही आखिरी लहर है। एक सी एक्सपेंशन विशेषज्ञ ने गुस्से से आदेश दिया। अपने श्रेष्ठ डिसाइपल्स को राख बनते देख वह बेचैनी में पागल हो रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। ये लाइटनिंग मॉन्स्टर्स बहुत ताकतवर थे। हर एक को आधे सी एक्सपेंशन स्तर के बराबर माना जा सकता था। साथ ही वे थंडर फोर्स से बने थे, जो उन्हें और भी भयावह बना देता था। सी एक्सपेंशन विशेषज्ञ अपनी असली शक्ति का उपयोग करने से डर रहे थे। एक बार में कुछ दर्जन लाइटनिंग मॉन्स्टर्स से निपटना ही उनकी सीमा थी। जहां तक 6 सेलेस्टियल्स की बात है, उन्हें तो स्वर्ग ने छोड़ ही दिया था। हेवनली डाउस की तरफ से अब उन्हें कोई संरक्षण नहीं मिल रहा था। वे लगातार लाइटनिंग मॉन्स्टर्स के हमलों से लहूलुहान हो रहे थे। सौभाग्य से उनके पास हेवनली डाउ रिकवरी थी। वे अपनी मूल ऊर्जा का उपयोग कर इलाज कर सकते थे, वरना अब तक वे मर ही गए होते। यह हेवनली ट्रिब्यूलेशन अत्यंत भयानक थी। कुछ ही और मिनटों में करप्ट डिसाइपल्स की संख्या 5000 से भी कम रह गई। हालांकि लोगों की संख्या कम होने से रक्षा करना आसान हो गया। उनका रक्षक घेरा सिकुड़ गया और अब उतना बोझिल नहीं रहा। धड़ाम! अचानक लाइटनिंग मॉन्स्टर्स गायब हो गए, जिससे करप्ट विशेषज्ञों ने राहत की सांस ली। कुछ डिसाइपल्स तो सीधे जमीन पर गिर पड़े और हांफने लगे। वे जैसे तैसे अपनी जान बचाकर निकले थे। करप्ट विशेषज्ञों ने देखा कि राघव दूर खड़ा था। उसकी तलवार उसके कंधे पर टिकी हुई थी। वह उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वह मुस्कान बस एक शब्द में बताई जाए तो घिनौनी थी, बेहद घिनौनी। उसे देखकर किसी का भी खून खौल उठे। राघव, अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। सी एक्सपेंशन के एक विशेषज्ञ ने उस पर झपटने की कोशिश की। राघव ने उसकी ओर हाथ हिलाया और फिर आसमान की ओर उंगली उठाई और आंख मारी। क्या? जब उन्होंने आकाश की ओर देखा तो वे निराशा से भर गए। ट्रिब्यूलेशन बादल अभी तक छंटे नहीं थे। वे फिर से इकट्ठा हो रहे थे
और अनगिनत लाइटनिंग रून्स बनने लगे थे। एक भयानक दबाव सब पर गिरने लगा। क्या कभी इसका अंत भी होगा? एक हार चुका सेलेस्टियल चिल्लाया। राघव ने व्यंग्य से मुस्कुराया। क्या इतनी सी बात से वे पागल हो रहे हैं? उसने तो ब्लड कॉन्डेंसेशन से ही ऐसी अनाइलेशन ट्रिब्यूलेशंस झेली हैं, और तब भी उसने कोई शिकायत नहीं की। खैर, मुख्य बात यह थी कि शिकायत करने से कुछ नहीं होता। अच्छी चीजें सबको मिलनी चाहिए। असली ट्रिब्यूलेशन अब शुरू होती है। आकाश से गूंजती विस्फोटक गर्जना ही एकमात्र आवाज थी जो सुनी जा सकती थी। स्वर्गीय शक्ति इतनी प्रचंड थी कि सी एक्सपेंशन स्तर के विशेषज्ञों के चेहरे भी बदल गए। उन्होंने मृत्यु का स्पष्ट खतरा महसूस किया। अचानक आकाश में 9 आकृतियां प्रकट हुईं। ये 9 मानव आकार की बिजली की आकृतियां थीं। उनके चेहरे स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उनकी पीठ पर पंख थे और वे लगभग 3 मीटर लंबी थीं। उन्हें देखकर हर किसी के मन में एक अथाह भय भर गया। उनमें से एक मानव आकार की बिजली की आकृति करप्ट पथ की ओर झपटी। उसके हाथ में बिजली का एक भाला उभर आया, जिसे उसने नीचे की ओर जोर से घोंपा। सी एक्सपेंशन के एक विशेषज्ञ ने अपनी हथेली से उस पर वार किया, लेकिन परिणाम स्वरूप वह उल्टा उछल गया और खून की उल्टी करता हुआ दूर जा गिरा। जो भी शिष्य उसके पीछे खड़े थे, वे टकराव की शक्ति से चकनाचूर हो गए। उनके बीच मौत की एक लंबी रेखा खींच गई, क्योंकि वह सी एक्सपेंशन विशेषज्ञ खुद को दर्जनों मील दूर जाकर ही स्थिर कर पाया। सिर्फ इस एक झड़प में ही सैकड़ों करप्ट शिष्य मारे गए। यह उनकी कुल संख्या का 10वां हिस्सा था। इसका कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वे बहुत सघन रूप से एकत्र थे और उनके पास बचने का भी मौका नहीं था।